मैंने तुम्हारे साथ इतना गलत किया, उसके बाद भी तुमने मुझे बचाया। आई एम सॉरी, मैं अपनी गलतियों पर बहुत शर्मिंदा हूँ, मुझे माफ कर दो। हाँ मैं आई एम सॉरी। हेमा, हेमा कहाँ चली गई? हेमा, 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 कहाँ चली गई हेमा? ये दरवाजा किसने बंद किया? दरवाजा खोलो, दरवाजा खोलो। हेमा, क्या है? काय को गला फाड़ रही है? हेमा कहीं नहीं। देख, हेमा जितनी तेरी बेटी है ना, उतनी मेरी भी है। अब ये बात अलग है कि उसका बाप तेरा पहला पति है और तू मेरी सेकेंड हैंड वाइफ। मुझे ये सब नहीं सुनना। मुझे ये बताओ, मेरी बेटी कहाँ है हेमा? काय को इतना फड़फड़ा रही है? मिल जाएगी, लेकिन उसके पहले तुझे मेरे लिए पैसे कमाने होंगे। कमाएगी ना? कहाँ से पैसे कमा के दूं? मेरे पहले पति ने जो मुझे 15 लाख दिए थे, वो भी तुमने रख लिए। हेमा के लिए हर महीने जो 40,000 आते हैं, वो भी तो तुम ही रखते हो ना। अरे क्या होता 40,000 में? हाँ, उसकी बीवी और उसकी बेटी को झेलता हूं। 1 लाख तो बनता है। 1 लाख क्या? अब वो 1 रुपया भी नहीं देगा, इतना कंजूस है। मेरे मेहनत का पैसा है, कोई हराम का पैसा नहीं जो तुझे देता जाऊं लुटाने के लिए। तुझे 1 कौड़ी नहीं मिलेगी। भीख नहीं मांग रहा हूं, अपने हिस्से का मांग रहा हूं। कौन सा हिस्सा? प्रॉपर्टी में तेरा जो हिस्सा था तू लेकर उसे उड़ा चुका है। अब प्रॉपर्टी में तेरा कोई हिस्सा नहीं है, तुझे कुछ नहीं मिलेगा। मैं भी देखता हूं कि कैसे नहीं मिलेगा। कौन मारता है मेरा हक? भावेश, तेरा जो भी हिस्सा था ना, तुझे पहले ही मिल चुका है। अब जो भी कुछ बचा है ना, वो परेश और महेश का है। समझ गया तू? वाह माँ, आज आपने दिखा दिया ना कि आप मुझे इन दोनों से कम प्यार करती हैं। वरना क्या आपके कहने पे ये लोग मुझे 5 लाख रुपए नहीं दे सकते थे? कोई बात नहीं, मत दिलवाइए, मैं खुद निकाल लूंगा। छोड़ूंगा नहीं मैं तुम्हें। अरे जा चल। मेरी बच्ची हेमा। देख लिया ना, तेरी बच्ची मेरे पास है और सेफ है। तो उसे आगे भी सेफ देखना चाहती है ना, तो जैसा मैं बोलता हूँ वैसा कर। क्यों ऐसे करे मेरे साथ समीर? वो कैसे रहेगी अपने माँ के बिना? देख, जो मैंने तुझे बोला है ना, अगर वो करने के लिए तैयार है तो बोल, वरना भूल जा अपनी बच्ची। तू कमा कर नहीं देगी ना, तो वो कमा कर देगी। उसे कुछ मत कर। मेरे को पैसा चाहिए तो चाहिए, कैसे लाएगी, कहां से लाएगी, ये तू जान। रिश्ते अमूल्य होते हैं। ये वो धन है जो प्यार और भरोसे से कमाया जाता है। ये वो पूंजी है जो अमीर और गरीब सबको नसीब होती है। और कुछ लोग इन रिश्तों को निभाने के लिए अपना सब कुछ त्याग भी कर देते हैं। लेकिन ऐसे लोग भी हैं जो रिश्तों का भी गलत इस्तेमाल करने से पीछे नहीं हटते। ऐसे ही लोग इन्हें दागदार करते हैं। जब रिश्ते स्वार्थ की नींव पर खड़े किए जाते हैं तो जुर्म होना लाजमी है, और वो भी ऐसे जुर्म जो हैवानियत की नई परिभाषा करते हैं। अरे ये क्या तरीका हुआ? तुम? मुझे माफ कर देना, मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया। मेरी वजह से तुम्हारी जिंदगी बर्बाद हो गई। प्लीज मुझे माफ कर दो। शायद मैंने तुम्हारे साथ इतना गलत किया, इसलिए आज मेरी ये हालत हो गई है। मेरे पति ने मुझसे सब कुछ छीन लिया, मेरे पैसे, मेरी बेटी, यहाँ तक कि मुझे घर से भी निकाल दिया। अब मैं कहाँ जाऊँ, क्या करूँ? जहाँ जाना है वहाँ जाओ, मेरा अब तुम्हारे साथ कोई लेना देना नहीं है। प्लीज, मैं जानती हूँ कि मेरा कोई हक नहीं है तुम पर। एक बार मेरी मदद कर दो प्लीज।
समीर भाई वो पैसों का इंतजाम तो हो जाएगा ना? ओए पैसों का इंतजाम होगा नहीं, यूं समझ ले हो गया। काहे को टेंशन लेता है, पैसा खुद चल कर आने वाला है हमारे पास, ये समझ ले बस। फिर तो अपनी पार्टी बनती है। हाँ और क्या। ये मेरे दोस्त का घर है, खाली पड़ा रहता है। जब तक तुम्हारा रहने का कोई दूसरा इंतजाम नहीं होता तब तक तुम यहाँ रह सकती हो। ये चाबी। थैंक यू परेश, थैंक यू सो मच। अगर आज तुम नहीं होते ना तो पता नहीं मैं कहाँ होती। मैंने तुम्हारे साथ इतना गलत किया, उसके बाद भी तुमने मुझे बचाया। आई एम सॉरी, मैं अपनी गलतियों पर बहुत शर्मिंदा हूँ, मुझे माफ कर दो। हाँ मैं आई एम सॉरी। शाबाश, मेरे को मालूम था तू उसे अपने झांसे में ले लेगी। और हाँ, हेमा के टेंशन मत ले, वो बिल्कुल ठीक है। और आगे क्या करना है ये मैं तुझे जल्दी बताता हूँ। हेलो हेलो, शादी के वक्त पति को पत्नी की सुरक्षा और सम्मान की कस्में दिलाई जाती, लेकिन यहां तो समीर उससे बिल्कुल उलट ही कुछ कर रहा था। वो अपनी पत्नी का इस्तेमाल कर रहा था शिकार ढूंढने के लिए और पैसा कमाने के लिए, फिर चाहे वो पैसा किसी भी शर्त पर क्यों ना आता। क्यों वो अपनी पत्नी को उसके पहले पति के पास जाने के लिए मजबूर कर रहा था जिससे वो तलाक ले चुकी थी। चंद्रकला मजबूर थी समीर की हर नाजायज मांग को पूरा करने के लिए, क्योंकि उसकी बच्ची समीर के कब्जे में थी। समीर की यह साजिश क्या सिर्फ पैसों के लिए थी या फिर वो कुछ और भयानक करने वाला था? इंस्पेक्टर साहब, मेरा बेटा पिछले 2 दिन से गायब है। आपका बेटा 2 दिन से गायब है और आप अब आ रहे हैं पुलिस कंप्लेंट लिखवाने? सर, हमारा रेडीमेड गारमेंट्स का बिजनेस है, तो नए ऑर्डर्स और सप्लाई के लिए परेश भाई को बाहर गाँव आना जाना पड़ता है। हमेशा पहुंच के वो फोन करते हैं, लेकिन रात को जब उनका फोन नहीं आया तो मैंने फोन किया तो स्विच ऑफ आ रहा था। हमें लगा हो सकता है कि बैटरी का कोई इशू हो। दूसरे दिन सुबह जब फोन किया तो फोन बंद था, तो हमने अपने क्लाइंट को फोन लगाया जिसके पास परेश भाई जाते रहते। उसने कहा परेश भाई तो ये आया ही नहीं। सर, पूरा दिन वेट किए। आज सुबह जब कोई खबर नहीं आई तो साहब हम सीधे पुलिस स्टेशन आ गए। ऐसा कोई है जिससे उनकी दुश्मनी हो? मेरा मतलब है ऐसा कोई जिस पे आपको शक हो। सर, इंस्पेक्टर साहब, मेरा बेटा तो एकदम सीधा साधा है, खरा धंधा करता है। अपने बेटे का फोटो लाइए आप। हाँ हाँ सर, ये मेरा बेटा परेश। इंस्पेक्टर साहब, 1 महीने में इसकी शादी है, कैसे भी कहीं से ढूंढिए। देखिए, हम अपनी पूरी कोशिश करेंगे। जैसे आपके बेटे के बारे में कोई जानकारी मिलेगी आपको इन्फॉर्म करेंगे। अब जिनसे मिलने के लिए वो अहमदाबाद जा रहा था उन सारे लोगों के नाम और नंबर और आपके बेटे का मोबाइल नंबर बाहर लिखवा दीजिए। जी सर। ले गया। माने परेश की ये फोटो सारे पुलिस स्टेशन में सर्कुलेट करवा दो। उसका लास्ट लोकेशन और कॉल रिकॉर्ड्स भी निकालो। ओके सर। सर, यही वो एरिया है जहाँ पर परेश के मोबाइल का लास्ट लोकेशन पाया गया है। मैंने सारा एरिया अच्छे से चेक करो, अगर परेश के साथ यही कुछ हुआ है तो यहाँ कुछ ना कुछ तो हमारे हाथ लगेगा। ओके सर। सर, ये देखिए। माने लगता है गाड़ी रिवर्स लेते हुए टकराई होगी। सर, ऊपर डेड बॉडी पड़ी है सर। ये तो परेश है और बॉडी की हालत देख के लगता है कि जिस दिन ये गायब हुआ उसी दिन मार दिया गया, और जिस गाड़ी में इसको किडनैप किया गया होगा शायद उसी की टेल लाइट का टुकड़ा हमें नीचे मिला। फॉरेंसिक टीम को बुलाओ और इसकी बॉडी पोस्टमार्टम के लिए भेजो। सर, ये डैमेज फोन मिला है सर, मैंने सारे एविडेंसेस कलेक्ट करो। कि परेश पैसे लेकर आने वाला था, लेकिन तूने उसे इन्फॉर्म किया। उसका ना परेश पैसे लेकर आया और ना ही उसका फोन आया। मैंने ऐसे कुछ नहीं किया, उसके बाद मैंने उसकी शक्ल तक नहीं देखी है। मैंने सिर्फ उतना ही किया जितना आपने मुझे कहा था करने के लिए। प्लीज मेरी बेटी को वापस दे दो, प्लीज उसे वापस दे दो प्लीज। सर, परेश के कॉल रिकॉर्ड के हिसाब से उसका फोन 13 तारीख को दोपहर को स्विच ऑफ हुआ। उसके ज्यादातर कॉल उसके फैमिली मेंबर्स, क्लाइंट्स और मंगेतर को किए गए हैं, लेकिन एक नंबर ऐसा भी है जिस पर पिछले हफ्ते से लगातार बातें हुई है। वो नंबर किसी बलराम तिवारी के नाम पर रजिस्टर्ड है। सर, हैरानी की बात तो ये है कि परेश के गायब होने के बाद ये नंबर भी स्विच ऑफ आ रहा है
और सर इसी नंबर से परेश को आखिरी कॉल भी आया था। माने पता करो ये बलराम तिवारी कौन है और इसका परेश से क्या कनेक्शन? बलराम तिवारी तो ही है ना? जी साहब। साहब हम तो परेश नाम के आदमी को जानते तक नहीं साहब। हम बहुत गरीब आदमी हैं साहब। सब्जी का ठेला लगा के हम किसी तरह अपना परिवार चलाते हैं साहब। जानता तक नहीं? फिर एक हफ्ते तक फोन पे बात क्या कर रहा था? फोन पे हम कहाँ बात किए साहब? हमारा फोन तो एक हफ्ते पहले ही चोरी हो गया था साहब। तो जब चोरी हो गया तो कंप्लेंट क्यों नहीं लिखा? साहब हम बहुत गरीब आदमी हैं और वैसे भी हमारे पास कौन सा अच्छा वाला मोबाइल था साहब। कब से उसको चला रहे थे साहब, चलाते चलाते तो उसके ऊपर के नंबर भी मिट गए थे। तो क्या करते साहब, कंप्लेंट करके। ले नाश्ता ले। क्या सोचा है तूने? किसके बारे में? अरे इस चंद्रकला के बारे में। 3 दिन बाद तेरी शादी है, नई दुल्हन घर में आने वाली है। वो पूछेगी नहीं ये मुसीबत कौन है घर में, इसे निकाल दे घर से। वैसे भी ये हमारे कोई काम की नहीं है। इसे और उसकी बेटी को हमें पालना पड़ेगा, समझा कुछ? सर परेश की पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक उसकी मौत 13 तारीख को दोपहर 1 से 3 बजे के बीच में हुई है। सर पर किसी भारी चीज से वार करने की वजह से उसकी मौत हुई। तुमने फैमिली से कंफर्म किया कि परेश गाड़ी लेकर गया था या नहीं? हाँ सर, उनका कहना है परेश गाड़ी लेकर नहीं गया था। इसका मतलब वो गाड़ी किडनैपर की है, और अगर उसकी टेल लाइट टूटी है तो कहीं ना कहीं रिपेयर भी करवाई होगी। माने सारे गैरेजेस में पता करो कि वो टेल लाइट का टुकड़ा कौन सी गाड़ी का था। ओके सर। ये देख कैसी है, पूछेगी नहीं कौन है? सौतन है तेरी। अब देख मैं दूसरी शादी करने वाला नहीं था, लेकिन तूने मजबूर कर दिया। अब अपने दूसरे पति से प्यार बढ़ा के तूने मेरा सारा प्लान चौपट कर दिया। अब पैसे कमाने के लिए कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा ना। तो मैं तुम ऐसे कैसे कर सकते हो? बीवी हूं तुम्हारी मैं, बिना तलाक के तुम दूसरी शादी कैसे कर सकते हो? मेरा जो मन करेगा मैं करूंगा, तू मुझे रोक भी नहीं सकती। अगर तूने मुझे रोकने की कोशिश की ना तो तेरा ये वीडियो इंटरनेट पे वायरल कर दूंगा, तुझे रातों रात सेलिब्रिटी बना दूंगा, सोच ले। भाऊजी ये कौन है? ये मेरी बहन है चंद्रकला। आपकी बहन है? और तो फिर ये शादी में क्यों नहीं आई थी? क्या है कि विधवा है बेचारी, तो तुम्हें तो पता ही किसी शुभ काम में किसी विधवा का जाना अशुभ माना जाता है, तो इसीलिए देखो ना ऐसे दुखी हो गई बेचारी, इसीलिए हम इनके सामने ऐसी कोई बात नहीं करते हैं। I'm so sorry. It's okay. मोनी सर परेश का भाई महेश एक शंकर नाम के आदमी को लेकर आया है। वो कह रहा है कि वो परेश का दोस्त है। बताइए। सर अभी कुछ दिन पहले परेश ने मेरे खाली फ्लैट की चाबी मांगी थी। क्यों? सर उसने कहा था कि किसी को मदद की ज़रूरत है। उसके पास रहने के लिए जगह नहीं थी, वो कुछ दिन वहाँ पर रहेगा और इंतज़ाम होते ही चला जाएगा। सर क्योंकि परेश मेरा बेस्ट फ्रेंड था सर, मैंने भी ज़्यादा पूछताछ नहीं की कौन था। परेश को गायब हो गए काफ़ी दिन हो गए, तब आपने हमें ये इन्फॉर्मेशन नहीं दी। और जब अब परेश की बॉडी मिल चुकी है तब आपको क्यों लगा कि पुलिस को ये बात बतानी चाहिए? सर मैं मुंबई में नहीं था, आज ही लौटा हूँ और मुझे पता चला कि परेश का खून हो गया, तो मुझे लगा मुझे आपको ये बात बता देनी चाहिए। मैंने पूरे घर की तलाशी लो, देखो कोई सुराग मिलता है।
उठाओ लेकर चलो। सर कुछ खास नहीं मिला, लेकिन खाने के कुछ खाली कंटेनर्स मिले और पानी की कुछ खाली बॉटल। माने अगर परेश ने उसे इतने दिन यहाँ रखा तो एटलीस्ट वॉचमैन ने तो उसे आते जाते देखा होगा। हाँ साहब देखा था। परेश भाई एक दिन किसी औरत के साथ तो आए थे, पर उसके 2-3 दिन बाद एक आदमी आया था जो उस औरत को अपने साथ ले गया था। उसके जाने के बाद परेश भाई आए तो उन्होंने उस औरत के बारे में मुझसे पूछा भी था। अरे वॉचमैन, तुमने उस औरत को कहीं जाते हुए देखा जो उस दिन मेरे साथ आई थी? हाँ साहब, आज दोपहर में किसी आदमी के साथ जाते हुए देखा है। किस तारीख की बात है? साहब तारीख तो याद नहीं, पर कुछ हफ्ता भर पहले की बात है। बिल्डिंग में सीसीटीवी है? है सर। माने पिछले 2 हफ्तों का इस बिल्डिंग का सीसीटीवी फुटेज निकालो और इससे उस आदमी और औरत की पहचान करो। और देखो परेश की फैमिली में कोई उन्हें जानता है। ओके सर। साहब यही दोनों थे। सर ये तो चंद्रकला है, परेश भाई की एक्स वाइफ। पर ये आदमी कौन है ये नहीं मालूम सर। परेश की पहले भी एक शादी हो चुकी है, ये बात आपने हमको पहले क्यों नहीं बताई? सर बात इतनी पुरानी हो गई थी ना कि ध्यान से उतर गई आप। और 2 साल हुए परेश का डिवोर्स हो चुका है और उसकी दूसरी शादी भी हमने तय कर दी है। शादी के अलावा ऐसी कोई और बात है जो आपने अब तक नहीं बताई? हाँ सर, परेश भाई और चंद्रकला की एक बच्ची है जिसका खर्चा परेश भाई उठाते थे। ठीक है, आप लोग जा सकते हैं। माने चंद्रकला और इस आदमी का फोटो सारे पुलिस स्टेशन में सर्कुलेट करवा दो। अगर इनका कोई रिकॉर्ड होगा तो हो सकता है हमें कोई इन्फॉर्मेशन मिले। ओके सर। स्वार्थ सिद्धि का ये खेल दिन ब दिन घिनौना होता जा रहा था। पुलिस के सामने चंद्रकला की पहचान हो चुकी थी, लेकिन यह साबित नहीं हुआ था कि उसका और समीर का परेश के गायब होने में कोई हाथ था या नहीं। आप तो कह रहे थे कि आपकी बहन विधवा है, फिर वो मंगलसूत्र पहनकर सिंदूर लगाकर क्यों बैठी हैं? चंद्रकला, कितनी बार समझाया तुमको, ये सब मत किया करो, लोग गलत समझेंगे। तुम समझती नहीं हो। अभी मान लो कि जीजा जिस दुनिया में नहीं है, वह रोने रोने से, शोक मनाने से वापस तो नहीं आने वाले ना। देख बेटा, जो होना था सो हो गया। अब ये मंगलसूत्र, ये सिंदूर, ये झुमकी, ये सब जेवरात पहनने का क्या मतलब है? अरे हाँ, जेवर से याद आया बेटा, तू बहू के जेवर बैंक के लॉकर में रखने वाला था ना? अरे माँ, इन सब चक्करों में तो मैं भूल ही गया। मोनी, एक काम करो, तुम अपने सारे जेवर ले आओ, मैं उन्हें ले जाकर बैंक के लॉकर रख देता हूँ। हाँ ठीक है। आप हमें डिटेल में बताइए कि परेश और चंद्रकला के बीच क्यों और क्या प्रॉब्लम थी? परेश मेरे पति की पहली पत्नी का बेटा था और मेरे पति के मरने के बाद सारा कारोबार वही संभालता था। और ये सब काम संभालने में कब वो 45 साल का हो गया पता ही नहीं चला। और ये उम्र बड़ी होने की वजह से रिश्ता होने में कहीं ना कहीं तकलीफ हो रही थी। और ये सब में चंद्रकला जैसी सुंदर लड़की का रिश्ता है तो हमने बिना कुछ सोचे समझे झट से हाँ कह दी। लेकिन हमें बाद में पता चला कि चंद्रकला ने मेरे बेटे से शादी क्यों की थी। मैंने तुमसे शादी तुम पर फिदा होकर नहीं की थी, बल्कि मैं और मेरी माँ जो गरीबी के दिन गुजारे थे, हमने वो अब खत्म हो जाएंगे ये सोच के की थी कि हम ऐशो आराम की जिंदगी जिएंगे। लेकिन तुमने तो मुझे एक एक पैसे का मोहताज बनाया। तुमसे मुझे पैसों का क्या, शरीर का भी सुख नहीं मिला। ऐसे लगता है कि तुम्हारे साथ शादी करके मैंने बहुत बड़ी गलती की। सर, उस चंद्रकला की नजर मेरे बेटे के पैसों पे थी और उसे पैसा नहीं मिला तो उसने मेरे बेटे को तलाक दे दिया। सर, परेश भाई की किसी के साथ दुश्मनी नहीं थी, बस छोटे भाई से अनबन रहती थी। उसको ऐसा लगता था कि परेश भाई हमारे साथ भेदभाव करते हैं। ऐसा लगने की वजह? सर, वही आवारागर्दी और फिजूल खर्ची, और परेश भाई को बिल्कुल भी पसंद नहीं था।
पर वो घर में तमाशा कर किसी न किसी बहाने से परेश भाई से पैसे ऐंठ ही लेता था। ये क्या भीख दे रहे हो क्या? 5,000 नहीं, मुझे पूरे 10,000 रुपए चाहिए। अगर मुझे पूरे पैसे नहीं मिले ना, मैं तो परेशानी में पड़ जाऊंगा, दूसरों को भी चैन से जीने नहीं दूंगा। ये ले 10,000 और निकल ले यहाँ से। मेरी मेहनत की कमाई है, हराम की नहीं जो तू आवारागर्दी पे उड़ाएगा। शुक्रिया। कॉल रिकॉर्ड्स के मुताबिक जिस दिन परेश का खून हुआ, तुमने उससे दिन में 2 बार फोन पे बात की थी। जान सकता हूँ क्यों? सर वो बिजनेस के सिलसिले में ही मैंने 2 बार फोन किया था, लेकिन उन्होंने मेरी बात ठीक से सुनी भी नहीं। शायद मूड खराब था, परेशान लग रहे थे। किस बात को लेके परेशान था? सर ये तो नहीं पता, ये बात मेरी बीवी ने भी नोटिस किया और उसने मुझे बताया भी था। मैंने परेश भाई से वजह जानने की कोशिश की पर वो बात को टाल गए। फिर मैंने आगे कुछ नहीं पूछा। सर ऐसी क्या वजह थी कि 1 साल के अंदर चंद्रकला और परेश का डिवोर्स हो गया? सर चंद्रकला लूज कैरेक्टर की थी, उसके और भावेश के बीच में नाजायज संबंध थे। मैंने खुद उन दोनों को भावेश के बेडरूम में रंगरलियां मनाते देखा है। माना कि शादी तुम्हारी उससे हुई है, लेकिन तुम हम सबकी जिम्मेदारी हो और हम सबको तुम्हें खुश रखना चाहिए। चलो अंदर चल के बात करते हैं। हमारी जो भी प्रॉब्लम है तुम मुझे बताना, हो सकता है मैं तुम्हारे कुछ काम आ जाऊँ। उसके बाद तो से उसने बेशर्मी की हद ही पार कर दी, खुलेआम पेट में पाप लेकर घूम रही थी। आपकी बीवी 3 महीने की प्रेग्नेंट है। आपके छोटे भाई भावेश उसके बच्चे की माँ बनने वाली है। ये चाय पी लीजिए। तेरे पेट में किसका बच्चा है? किसका मतलब? मतलब मेरा नहीं है, बोल किसका है? आपका तो हो भी नहीं सकता। एक तो दुनिया भर में मुंह काला करके घूम रही है और ऊपर से जुबान लड़ा रही है। ये सब करते हुए तुझे शर्म नहीं आई क्या? रितिका अभी के अभी इसका अबॉर्शन करवा क्या? मैं अबॉर्शन नहीं करवाऊंगी, ये बच्चा मेरा है। नहीं करवाएगी तो अबॉर्शन? तो चल निकल यहाँ से। मेरे घर में तेरी जैसी घटिया औरत नहीं रह सकती। चल निकल, निकल यहाँ से। और सर जब परेश भाई ने चंद्रकला को घर से निकाल दिया तो वो सीधे अपने वकील के पास पहुंच गई और परेश भाई के खिलाफ ही सेक्सुअल हैरेसमेंट का केस डाल दिया। उसके बाद बा ने बड़ी मुश्किल से अपने वकील के साथ मिलकर उसके वकील से बात की और केस को रफा दफा किया, जिसके लिए हमें 15 लाख भी देने पड़े उसे। परेश भाई जो बच्ची उनकी थी भी नहीं, उसकी परवरिश के लिए हर महीने 40,000 रुपये देते थे, लेकिन मुझे नहीं लगता था कि उतने से उसकी भूख मिटेगी। बहुत एक गिरी हुई औरत है सर वो। मुझे तो लगता है कि परेश भाई का खून उसी ने किया। आपके पास चंद्रकला का एड्रेस है? हाँ सर, उसके माँ के घर का एड्रेस है। माने ये तो साबित हो चुका है, चंद्रकला आई परेश के साथ थी लेकिन गई किसी और के साथ। इसलिए इस नतीजे पे पहुंचना भी मुश्किल है कि परेश ही दोषी है। हो सकता है भावेश का हाथ हो। माने इस वक्त हमारे पास 2 ओपन सस्पेक्ट्स हैं, एक भावेश और एक चंद्रकला। भावेश को पूछताछ के लिए पुलिस स्टेशन बुलाओ और जरा पता करो ये चंद्रकला आजकल कहाँ है। ओके सर। मेरी बच्ची, जी सर। ये चंद्रकला अपनी माँ के साथ यही रहती है ना? पता नहीं सर, मैं तो अभी आई यहाँ पे भाई से। ये चंद्रकला अपनी माँ के साथ यही रहती थी ना? हाँ साहब, चंद्रकला अपनी माँ के साथ यही रहती थी। बाद में उसकी शादी किसी समीर नाम के आदमी के साथ हो गई थी। अभी कुछ 4 महीने पहले उसकी माँ शशिकला गुजर गई तो चंद्रकला ने अपना सारा सामान बेच दिया और घर भी छोड़ दिया साहब। ये समीर कहाँ रहता है? सब सुना तो यही था कि मलाड में रहता है।
तूने परेश को धमकी दी थी कि अगर उसने पैसे नहीं दिए तो तू उसे जान से मार देगा। सर धमकी नहीं दी थी सर, वो तो मैंने गुस्से में कह दिया था। और जब उसने पैसे नहीं दिए तो तुझे और गुस्सा आया होगा और तूने उसको जान से मार दिया। सर परिवार में छोटी मोटी अनबन तो होती रहती है, और वो मेरा भाई था, मैं अपने भाई को कैसे मार सकता हूँ? जैसे तू उससे जबरदस्ती पैसे लेता था, जैसे तूने उसकी बीवी के साथ अफेयर चलाया, जैसे तूने उसकी बीवी को प्रेग्नेंट किया। सर मैंने चंद्रकला के साथ कभी जबरदस्ती नहीं की सर, कभी नहीं। और चंद्रकला तो खुद परेश भाई से खुश नहीं रहती थी, इसीलिए उसने जानबूझ के मुझे फंसाया था सर। मेरी गलती ये थी कि मैं उसके झांसे में आ गया। बड़ा ही मासूम इंसान है तू। जा, अगर जरूरत पड़ी तो दोबारा बुलाएंगे, शहर से बाहर मत जाना। समीर समीर समीर, प्लीज मुझे मेरी बेटी वापस कर दो। मुझे उसकी बहुत फिक्र होती है, प्लीज उससे कुछ मत करना। मैं तुमसे वादा करती हूँ, तुम जो बोलोगे मैं वो सब करूंगी। मुझे पता है तू मेरी हर बात मानेगी, लेकिन तब तक जब तक तेरी बेटी मेरे पास है। औरत नहीं है, खूबसूरत बला है तू, और तुझे काबू में रखने का यही तरीका है, समझी? क्या हुआ? बच्ची को ये चोट कैसे लगी? डॉक्टर साहब आप चुपचाप से उसकी पट्टी करें ना तो ज़्यादा बेहतर होगा। चुप कर। हाँ ठीक है। डॉक्टर साहब आप कीजिए। ओके। सर हमने चंद्रकला के बारे में पूछताछ की तो पता चला वो अपने पति के साथ यानी समीर के साथ रहती है और किसी भी घर में 6 महीने से ज्यादा नहीं टिकती। सर इसीलिए उसे ढूंढने में वक्त लग रहा है। ये चंद्रकला काफी शातिर है। माने एक काम करो, इस चंद्रकला की फोटो न्यूज़पेपर में छाप दो, हो सकता है कोई इन्फॉर्मेशन मिले। और नायगांव से लेकर के विले पार्ले तक के सारे गैरेजेस में वापस पता करो, हो सकता है वो गाड़ी अपनी बैकलाइट की मरम्मत के लिए गई हो। ओके सर। मेरा शक सही निकला, तुम दोनों कोई बहन भाई नहीं हो। भाई बहन के रिश्ते को बदनाम करते हो, और तुमने मुझे धोखा दिया। मैं तुम्हारे साथ 1 मिनट भी नहीं रहूंगी, मैं अभी इसी वक्त अपने घर जा रही हूँ। अरे मोनी सुनो, मेरी बात तो सुनो। छोड़ो मुझे। मेरा उससे कोई लेना देना नहीं है। तुम्हारी बात सुनो, जो इंसान अपनी बहन के साथ इतनी गिरी हुई हरकत करता है उसकी बात सुनूं मैं। मेरी पहली बीवी है ये, तुमसे शादी करना चाहता था, लेकिन ये मेरे रास्ते से नहीं हट रही थी। क्या करता मैं? मतलब तुमने अपनी पहली शादी की बात भी मुझसे छुपाई, सिर्फ बिना तलाक लिए तुमने मुझसे शादी की। अब तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी, जेल भिजवा के रहूंगी मैं तुम्हें। जेल भिजवाएगी? हाँ भिजवा जेल। सुहाग रात से लेकर अब तक जितने भी वीडियो है ना, सब इंटरनेट पे वायरल कर दूंगा। ये देख, मेरी तो कोई इज्जत नहीं है, लेकिन तेरी इज्जत बर्बाद कर दूंगा। कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं रहेगी तो जेल भिजवाएगी। बहू, तेरी भलाई इसी में है कि तू अपना मुंह बंद रख, जो चल रहा है उसे चलने दो। और चंद्रकला से तुझे क्या परेशानी? तुझे तो फ्री में एक नौकरानी मिल रही है ना। बताता हूँ साहब, बताता हूँ। जिस गाड़ी के बारे में आप पूछ रहे हो राजेश भाई की गाड़ी है साहब, वो मेरे घर के बाजू में रहता है साहब। माने राजेश को उठाने के लिए इसको भी लेके चलो।
सर पकड़ो! हे घेऊन जा याला. सर, इनके साथ ये बच्चे, मतलब ये बच्ची इनकी होगी, लेकिन इसका क्या करें? माने बच्ची को भी पुलिस स्टेशन ले चलते हैं. कंफर्म ये बच्ची इनकी नहीं है, नहीं तो ऐसे छोड़ के भागते नहीं. चल बोल, सीधा सीधा बता, परेश को क्यों मारा? साहब मैंने किसी को नहीं मारा साहब. मेरे को तो पता भी नहीं समीर मेरी गाड़ी लेके कहाँ गया था. साहब मैं नहीं था उसके साथ, और मेरे को यह भी नहीं पता कि उसने गाड़ी कब और कहाँ ठोकी. समीर चंद्रकला का दूसरा पति. कौन चंद्रकला साहब? उसका एड्रेस दे चल. साहब एड्रेस मुझे नहीं पता साहब, ऐसे ही चाय की टपरी पे बने हुए दोस्त हैं हम. मैं उसके कभी घर नहीं गया साहब. चल नंबर बता. साहब नंबर याद नहीं है साहब. चाय की टपरी पे दोस्त बनाता है, उसको गाड़ी देता है, उसका एड्रेस पता नहीं, नंबर याद नहीं. उसका नंबर याद नहीं, तेरा तो याद है ना. बोल. चल बता, वो बच्ची किसकी है? सब मेरी बच्ची है, मतलब मेरे और राजेश की बच्ची है साहब. राजेश और पूजा की गिरफ्तारी से इस मामले को एक दिशा मिल गई थी. अब देखना यह था कि यह दिशा पुलिस को भ्रमित करती है या फिर उनकी मेहनत को सफल बनाती है. साहब पूजा उसको जन्म नहीं दी है, वो कभी पेट से हुई नहीं साहब. एक दिन बच्चे के रोने की आवाज सुनाई दी. राजेश तुम्हारे यहाँ पे तो बच्चा नहीं है, तो ये रोज रोज बच्चे के रोने की आवाज कहाँ से सुनाई देती है? वो हमने हमारी बहन के बच्चे को गोद लिया है. सर मैंने जो कुछ भी किया अपनी बेटी हेमा के लिए किया. समीर ने मेरी बेटी को किडनैप करके उसे मारने की धमकी देकर मुझसे बहुत गलत काम करवाए. मतलब जैसी करनी वैसी भरनी. तुम्हारे साथ भी वही हुआ जो तुमने परेश के साथ किया. पैसों के लिए तुमने परेश के साथ शादी की, उसके भाई के साथ नाजायज संबंध बनाया और फिर उसे तलाक दिया और उसके पैसे खींचती रही. सर मैंने ऐसे कुछ नहीं किया. मैंने किसी के साथ कोई नाजायज संबंध नहीं बनाया, बल्कि भावेश ने मेरा. मैं उससे तलाक नहीं लेना चाहती थी सर, लेकिन उसने मुझसे जबरदस्ती की कि मैं भावेश का बच्चा गिरा दूं. अब बाप कोई भी हो सर, लेकिन माँ तो मैं ही थी ना. ऐसे कैसे अपना बच्चा गिरा देती मैं? मैंने उसे मना किया तो उसने मुझे घर से बाहर निकाल दिया. और उसके बाद तुमने उस पर और उसके फैमिली के ऊपर झूठे इल्जाम लगाए. मैंने किसी पर कोई इल्जाम नहीं लगाया. वो इल्जाम मेरी माँ ने गुस्से में अपने वकील को बुलाकर मेरी तरफ से केस फाइल कर दी, परेश पर सेक्सुअल हैरेसमेंट और उनकी फैमिली पर दहेज मांगने के लिए. और ऐसा उन्होंने मेरे ऊपर हुए अत्याचार का बदला लेने के लिए किया. बाद में परेश के फैमिली ने मुझे कोर्ट के बाहर 15 लाख देकर समझौता किया. ये सब मैंने सिर्फ अपनी बेटी के लिए किया. चल बोल. वो साहब मैं और समीर ब्लू फिल्म बना के विदेशों में बेचना चाहते थे, जिसके लिए हमें पैसों की जरूरत थी जो हमारे पास नहीं थे. तभी समीर को आइडिया आया कि उसकी बीवी चंद्रकला को उसके पहले पति के पास भेजेगा और चंद्रकला के जरिए उसे फंसाएगा, उसे ब्लैकमेल करके उससे पैसे निकलवाएगा. कैसे ब्लैकमेल किया उसने परेश को? और चंद्रकला ने समीर का साथ क्यों दिया? क्योंकि समीर ने चंद्रकला की बच्ची को उठाया था और हमारे पास रखा था. उसने चंद्रकला को बच्ची को जान से मारने की धमकी दी. साहब वो जानबूझ के परेश की गाड़ी के सामने आई, रोना धोना की तो परेश को उस पर तरस आ गया और वो अपने दोस्त के फ्लैट पे ले गया. उसके जाने के बाद समीर ने चंद्रकला से उसका एड्रेस ले लिया और वहां जाकर माइक्रो कैमरा फिट कर दिया. फिर चंद्रकला और परेश के वीडियो के जरिए हमने परेश को ब्लैकमेल करना शुरू किया. चल अब समीर का एड्रेस बता. किसने किया है? कौन है वो औरत? साहब मेरी माँ है वो. क्यों मारा उसे? मैंने अपनी माँ को नहीं मारा साहब.
हो सकता है वो चंद्रकला उन्हें मार के भाग गई हो। मैंने नहीं मारा साहब। सर मैंने किसी को नहीं मारा है और ना मैंने किसी को छुपाया है। मैंने तो मोहिनी की मदद की उस नरक से निकलने के लिए, और उससे भी उसने पैसों के लिए फंसाया था। एक दिन मौका देखकर मैंने मोहिनी को वहां से भगा दिया। मैं तो इस दलदल में फंस चुकी हूँ क्योंकि मेरी बेटी उसके पास है, लेकिन तुम चाहो तो यहाँ से भाग सकती हो, वरना वो तुम्हारे वीडियो के नाम पर तुमसे गलत काम करवाएगा। भाग जाओ यहाँ से मोहिनी, भाग जाओ। मोहिनी के भागने के बाद समीर ने मुझे बहुत मारा, और जब उसे पता चला कि आपने राजेश को पकड़ लिया और उस तक आप कभी भी पहुंच सकते हो, तो उसने तुरंत घर बदलने का फैसला किया। अपना सामान बांधकर वो टेम्पो लेने चला गया। समीर, समीर, हाँ चुप के बेटा। समीर, समीर, आज तो उसकी हड्डी पसली एक करके जाएंगे। उसने मेरी बहन मोहिनी के साथ जो किया है ना, उसका बदला आज यहाँ से लेके ही जाऊंगा मैं। बेटा तुझे कोई गलतफहमी हुई होगी, मेरा बेटा बहुत ही शरीफ है। तेरा बेटा शरीफ है? समीर, समीर। और उस दिन से अब तक मैं हर रोज अपनी बेटी को ढूंढते आ रही हूँ। पता नहीं समीर ने उसे कहाँ छुपा के रखा है। वो कहाँ होगी, कैसी होगी, किस हालत में होगी। राजेश के घर में मिली हमें ये बच्ची। समीर, तेरे खिलाफ हमारे पास सबूत है। राजेश सब कुछ उगल चुका है। चंद्रकला और परेश का वीडियो बनाने का प्लान तेरा था, और तूने उसे ब्लैकमेल किया और मार दिया। साहब, मैं मानता हूं कि मैंने परेश को ब्लैकमेल किया, उसे मारा भी। ए, पैसा किधर है? मैं तुम्हें एक पैसा नहीं दूंगा। येड़ा हो गया क्या है? अभी बताता हूँ तेरे को। हाँ? अभी निकाल के वीडियो करता हूँ, तेरा अपलोड इंटरनेट पे। दिमाग सही हो जाएगा तेरा। मैं जानता हूँ कि तू एक नंबर का कमीना आदमी है, जो अपनी बीवी को यूज कर सकता है। वो मुझे इतनी आसानी से छोड़ेगा? वैसे भी चंद्रकला ने और अब तुम दोनों ने सब कुछ खत्म कर दिया है। मेरा जीना हराम कर दिया, मुझे पागल बना के रखा है। तुम दोनों को मार दो। क्या कर रहा है ये? अगर मार कर अगर मुझे जेल भी जाना पड़ेगा ना तो चलेगा, लेकिन मैं तुम लोगों को जिंदा नहीं छोड़ूंगा। येड़ा के अंदर है किसको? साथ साथ सबूत को भी खत्म कर दूंगा मैं। ये तो मर गया। मर गया ना, टेंशन क्यों ले रहा है? चल इसको तो फेंकते हैं, निकलते हैं यहाँ से। साहब, मैं तो परेश को भी नहीं मारना चाहता था, लेकिन जब हमें सुपारी मिली तो मैं और राजेश दोनों लालच में आ गए। सुपारी किसने दी? जब परेश पहली बार पैसे लेकर आया था तो वो उसका पीछा करते हुए वहां तक आ गई थी, और उसने हमारी सारी बातें सुन ली थी। तो ये लो पैसे, अब मुझे प्लीज वो वीडियो दे दो। खैर जा, जल्दी क्या है? क्या ये बात 10 की हुई थी ना, 5 काय को लाया? अब मैं वो अगर कल 10 लाख लेकर नहीं आया ना तो वीडियो लिंक भेजूंगा, देख लेना इंटरनेट पे। अरे नहीं नहीं, उसकी कोई जरूरत नहीं, मैं कल पक्का पैसे लेकर आऊंगा। तू लाएगा, पता है मेरे को। चल अभी जा। हाँ सर, मैंने मरवाया परेश को। क्या है? कौन हो तुम? मैंने तुम्हारी और परेश की सारी बातें सुन ली है। मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, तुम उनसे 5 लाख ले लो और 10 मैं तुम्हें दूंगी। बस एक छोटा सा काम करना है। काम? कैसा काम? परेश भाई को खत्म करने का 10 लाख। पूरे बिजनेस पर कुंडली मार के बैठा हुआ था,
बुढ़ापे में शादी करने का शौक चढ़ा था उसे। अपनी पहली बीवी को तो पैसे देता ही था, ऊपर से दूसरी शादी भी कर रहा था। भावेश पहले ही अपना हिस्सा लेके बर्बाद कर चुका था और चंद्रकला के जाने के बाद मुझे लगा था कि परेश की दूसरी शादी नहीं हो सकती। मैं खुश हो गई थी कि सारा हिस्सा हमें मिल जाएगा, लेकिन तभी माँ जी ने उनकी दूसरी शादी तय कर दी। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। मुझे लगा कि फिर से कोई मेरे बच्चों के हिस्से का हकदार बन जाएगा। माने शुरू से चंद्रकला दोषी लग रही थी, पर वो बेचारी तो न चाहते हुए इनके गुनाह का हिस्सा बन रही थी। खैर ये केस तो सॉल्व हुआ, लेकिन अभी बाकी है भावेश का चंद्रकला गिरफ्तार होना और मोहिनी के भाई का दक्षा के कत्ल में गिरफ्तार होना। भावेश के डीएनए टेस्ट से यह साबित हो गया कि हेमा उसी की बेटी है और पुलिस ने भावेश को चंद्रकला के जुर्म में गिरफ्तार कर लिया और अहमदाबाद से मोहिनी के भाई और उसके साथियों को भी दक्षा के कत्ल के लिए हिरासत में लिया गया। समीर को गैर कानूनी तरीके से दूसरी शादी, ब्लैकमेलिंग और परेश के मर्डर के लिए और राजेश को किडनैपिंग, ब्लैकमेलिंग और कत्ल के लिए गिरफ्तार किया गया। साथ ही भावेश को चंद्रकला के लिए और मोहिनी के भाई को दक्षा के कत्ल के लिए हिरासत में लिया गया। ये सभी इस वक्त न्यायिक हिरासत में हैं। झूठ और जुर्म की बिसात पर सुखी जीवन की कल्पना एक भ्रम है। हालात कैसे भी हों, अपनी सोच को साफ रखें, क्योंकि जुर्म का रास्ता हालात को बद से बदतर बना देता है। इसी विचार के साथ अब मैं अनूप सोनी आपसे विदा लेता हूं। फिर मुलाकात होगी अगले एपिसोड में एक और चौंका देने वाले केस के साथ। तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें और देखते रहें क्राइम पेट्रोल डायल 100। सबक एक को सीख हम सबको। जय हिंद।